Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन ये समावयवता से संबंधित है। समावयवता अर्थात दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न हो तो वो समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम रसायन में बच्चों दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं एवं उनके संरचनात्मक सूत्र भी समान होते हैं, लेकिन उनमें परमाणुओं एवं परमाणुओं के समूहों का विन्यास त्रिविम आकाश में भिन्न भिन्न हो तो उन्हें त्रिविम समावयवी कहते हैं एवं इस प्रक्रिया को त्रिविम समावयवता कहते हैं और इसके अध्ययन को हम त्रिविम रसायन कहते हैं। त्रिविम समावयवता में बच्चों ज्यामितीय समावयवता, जो कि दो परमाणुओं के बीच में यदि द्विबंध उपस्थित हो तो उनमें मुक्त घूर्णन बाधित हो जाता है और बाधित घूर्णन के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ये तब है जब दोनों कार्बन से जुड़े हुए समूह समान होते हैं और वो द्विबंध के एक तरफ हों तो उसे सिस एवं द्विबंध के विपरीत दिशा में उपस्थित हो तो उसे ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। अब यदि किसी भी यौगिक में चारों समूह भिन्न भिन्न हों तो हमें सिस ट्रांस नामकरण करने में परेशानी आती है और ज्यामितीय समावयवी जिनमें कि सभी समूह भिन्न हैं तो हम सिस ट्रांस पद्धति से नहीं कर सकते। इसके समाधान के लिए ईजेड नामकरण पद्धति काम में ली जाती है। इस पद्धति के अनुसार समूहों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार वरीयता में व्यवस्थित किया जाता है, जो कि काहन इनगोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल के अनुसार होता है। काहन इनगोल्ड प्रीलॉग ने ये नियम प्रतिपादित किया था, अतः इसे काहन इनगोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार उच्च वरीयता वाले समूह यदि दोनों कार्बन पर एक ही तरफ द्विबंध के एक ही तरफ उपस्थित हैं तो उसे जेड अर्थात जुजामन साथ साथ, और यदि दोनों उच्च वरीयता वाले समूह कार्बन कार्बन द्विबंध के विपरीत तरफ उपस्थित हैं तो उसे ई नामकरण किया जाता है, जिसका अर्थ है विपरीत, एंटगेगन यानी कि विपरीत। इस तरीके से ज्यामितीय समावयवों को हम ई एवं जेड नामकरण पद्धति से नामकरण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम समूहों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार वरीयता क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जिस समूह का परमाणु क्रमांक सर्वाधिक होता है उसे उच्च वरीयता दी जाती है और जिस समूह की परमाणु क्रमांक कम होता है उसे निम्न वरीयता दी जाती है। उच्च वरीयता को हम स्टार के द्वारा चिन्हित कर लेते हैं। इस उदाहरण में देख रहे हैं कि दोनों कार्बन से जो चारों समूह जुड़े हुए हैं वो भिन्न भिन्न हैं। अब एक कार्बन के दोनों समूहों में उच्च परमाणु क्रमांक के अनुसार वरीयता देखी जाती है, तो ब्रोमाइड एवं आयोडाइड में आयोडाइड को उच्च वरीयता देंगे एवं फ्लोराइड एवं क्लोराइड में क्लोराइड को उच्च वरीयता देंगे। अब उच्च वरीयता वाले समूह कार्बन कार्बन द्विबंध के एक तरफ उपस्थित हैं तो इसे जेड नामकरण किया जाएगा और उच्च वरीयता वाले समूह यदि कार्बन कार्बन द्विबंध के विपरीत दिशा में उपस्थित हैं तो उसे ई नामकरण दिया जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से हम ज्यामितीय समावयवी का नामकरण ईजेड पद्धति के द्वारा कर सकते हैं। ज्यामितीय समावयवों को उनके गुणों के आधार पर हम विभेद कर सकते हैं। तो ज्यामितीय समावयवी के गुण के आधार पर उनमें कैसे विभेद किया जाता है, जैसे कि द्विध्रुण आध्रुण के मान के आधार पर। यदि
एक समावयवी का द्विध्रुव आध्रुव शून्य है और एक की कुछ मान्य है, तो हम देख सकते हैं कि सिस एवं ट्रांस के आधार पर उन्हें विभेद कर सकते हैं। सिस समावयवी का इंडक्टिव इफेक्ट एक ही दिशा में होने के कारण द्विध्रुव आध्रुव का मान शून्य नहीं होगा। एवं उसी एग्जाम्पल को हम ट्रांसफॉर्म में देखें विपक्ष समावयवी के लिए, तो क्लोराइड का प्रेरण प्रभाव तो होता है, लेकिन वो विपरीत दिशा में होने के कारण उसका यौगिक का कुल रिजल्टेंट द्विध्रुव आध्रुव का मान्य शून्य हो जाएगा और वो ट्रांस आइसोमर होगा। कुछ यौगिकों के द्विध्रुव आध्रुव के मान्य शून्य नहीं होते हैं, तो उनको हम क्वथनांक के आधार पर करते हैं। तो जिसका द्विध्रुव आध्रुव का मान्य शून्य है तो उसका क्वथनांक कम होगा, और जिसका शून्य नहीं है उसके क्वथनांक का मान अधिक होगा। तो जिसका क्वथनांक का मान अधिक है यानी कि वो सिस फॉर्म है, और जिसका क्वथनांक का मान कम है वो ट्रांस है। सिस एवं ट्रांस आइसोमर्स को उनके क्रियात्मक समूह के एक ही तरफ होने के कारण हम विभेद करने के लिए टेम्परेचर तापक्रम पर भी विभेद कर सकते हैं। जैसे कि मैलेइक अम्ल को यदि हम गर्म करेंगे तो उसमें कार्बोक्सिलिक समूह द्विबंध के एक ही तरफ उपस्थित है, इस कारण वो कम तापक्रम पर ही एनहाइड्राइड बना लेगा। जबकि फ्यूमेरिक अम्ल इसका ट्रांसफॉर्म है, उसका एनहाइड्राइड बनने के लिए हमें अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें पहले वो सिस फॉर्म में कन्वर्ट होगा एवं उसके बाद उसका एनहाइड्राइड बनाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ यौगिक जिनमें कि कार्बन कार्बन द्विबंध नहीं है लेकिन वो ज्यामितीय समवायवता प्रदर्शित करते हैं। ज्यामितीय समवायवता का पहला नियम है कि द्विबंध के कारण मुक्त घूर्णन बाधित होना। तो जो यौगिक जिसमें जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यदि द्विबंध उपस्थित है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हम देखते हैं ऑक्सीन्स जो हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध उपस्थित हैं, तो वो भी ज्यामितीय समवायवता प्रदर्शित करते हैं। तो ऑक्सीन्स में ज्यामितीय समवायवता समझने के लिए हम उदाहरण से एक्सप्लेन करते हैं। जो कार्बोनिल यौगिक हैं वो रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीन्स देते हैं। तो ऑक्सीन्स में कार्बन के साथ में जुड़े हुए दो समूह यदि अलग अलग एल्काइल समूह हैं और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोक्सिल समूह, एवं हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो इस तरीके से दो समूह हो जाएंगे। ऑक्सीन्स में कार्बन परमाणु व नाइट्रोजन परमाणु दोनों ही sp2 संकरित हैं और ये अणु समतल हो जाता है। तो इस तरीके से द्विबंध के एक तरफ यदि समान समूह या उच्च वरीयता वाले समूह उपस्थित हैं तो हम उसे Z नामकरण देते हैं, और नहीं तो हम उसे सिस नामकरण देते हैं। चूँकि ऑक्सीन्स में द्विबंध होने के कारण घूर्णन तो बाधित हो गया है और ज्यामितीय समवायवता वो प्रदर्शित करेंगे। इनके ज्यामितीय समवायवों का नामकरण हम सिन एवं एंटी द्वारा भी करते हैं। तो ज्यामितीय समवायवता को सिन एंटी आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। वो समवायवी जिनमें नाइट्रोजन पर उपस्थित OH समूह कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन की तरफ हो या कार्बन पर उपस्थित निम्न प्रायिकता वाला समूह की तरफ उपस्थित हो तो उसे सिन कहा जाता है। एवं
OH समूह नाइट्रोजन का एवं उच्च वरीयता वाला समूह कार्बन का एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो उसे एंटी कहा जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध है, इस कारण इनका मुक्त घूर्णन प्रतिबाधित हो गया है, अतः ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेंगे। अब कार्बन से जुड़ा हुआ समूह एल्काइल एवं हाइड्रोजन है तो एल्काइल ग्रुप को उच्च वरीयता दी जाएगी एवं नाइट्रोजन में OH समूह को वरीयता दी जाएगी। तो एल्काइल एवं OH समूह द्विबंध के एक तरफ उपस्थित हैं, अतः यह हम नाइट्रोजन पर उपस्थित OH समूह कार्बन व हाइड्रोजन के द्वारा हम सिन और एंटी नामकरण करते हैं बच्चों, और यदि हम इसको EZ नामकरण करेंगे तो वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो सिन और एंटी नामकरण पद्धति H एवं OH से संबंधित है, अर्थात ये H और OH समूह द्विबंध के विपरीत तरफ उपस्थित है, अतः एंटी होगा, और दूसरा वाला जिसमें H एवं OH समूह द्विबंध के एक ही तरफ उपस्थित है तो वो सिन कहलाएगा। तो बच्चों इसमें सिन एंटी एवं EZ नामकरण एक दूसरे के विपरीत होता है, क्योंकि वरीयता के अनुसार निम्न वरीयता को हम इसमें काम में लेते हैं। सिन एंटी में निम्न वरीयता एवं OH समूह एक तरफ उपस्थित है तो सिन यौगिक कहलाएगा। अब बच्चों एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक अर्थात साइक्लिक यौगिक है, लेकिन उसमें द्विबंध उपस्थित नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के कारण उनका मुक्त घूर्णन प्रतिबाधित हो रहा है, अतः वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेंगी। तो ज्यामितीय समवायता को प्रदर्शित करने के लिए हमारा जो नियम है कि मुक्त घूर्णन प्रतिबाधित होना चाहिए। मुक्त घूर्णन बाधित है, अतः एलिसाइक्लिक यौगिक भी ये नियम को पूर्ण करते हैं। जैसे कि हम इसको घुमाएंगे तो वो मुक्त घूर्णन नहीं होगा साइक्लिक नेचर होने के कारण। अतः साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटेन आदि यौगिक ये सभी एक क्षैतिज रेखा में यदि लंबवत रखा जाता है तो उनका मुक्त घूर्णन प्रतिबाधित हो जाता है। इसमें तल के ऊपर वो प्रतिस्थापी होते हैं जो कि लंबवत रेखा के ऊपर होते हैं एवं प्रतिस्थापी तल के नीचे समझे जाते हैं जो कि लंबवत रेखा के नीचे आते हैं। इस उदाहरण में देख रहे हैं कि मैथिल समूह साइक्लोहेक्सेन के तल के ऊपर एवं हाइड्रोजन तल के नीचे दर्शाए गए हैं। इसको हम त्रिविम संरचना के आधार पर पढ़ेंगे तो वे ज्यामितीय समावयवी जिसमें एक जैसे समूह एक ही तल में हों उसे सिस आइसोमर कहते हैं, एवं वे समावयवी जिनमें कि समान समूह तल के विपरीत उपस्थित हों तो उसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मिथाइल समूह तल के ऊपर एवं नीचे उपस्थित है तो वो ट्रांस कहलाएगा, एवं एक उदाहरण में दोनों मिथाइल समूह तल के एक ही तरफ उपस्थित हैं तो वो सिस समावयवी कहलाएगा। तो इस प्रकार से सभी एलिसाइक्लिक यौगिक भी ज्यामितीय समावयता या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये है ज्यामितीय समावयता। अब हम अगले उसमें जो पढ़ेंगे वो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जो कि मुक्त घूर्णन समावयता भी कहलाता है। तो ज्यामितीय समावयता का नियम है कि मुक्त घूर्णन बाधित होना चाहिए, जो कि हमने अलग अलग
उदाहरण के द्वारा समझा।